डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और फार्मा जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग और निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल क्षेत्रों में आपसी सहयोग को हमने प्राथमिकता दी है। फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर में संयुक्त रूप से काम किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री के साथ आए बड़े बिजनेस डेलीगेशन को भारत में नई संभावनाओं को देखने और समझने का अवसर मिलेगा। फ्रेंड्स, क्रिकेट हो, हॉकी या माउंटेनियरिंग, दोनों देशों के बीच खेलों में पुराने संबंध हैं। हमने स्पोर्ट्स में कोचिंग और खिलाड़ियों के एक्सचेंज के साथ साथ स्पोर्ट्स साइंस, साइकोलॉजी और मेडिसिन में भी सहयोग पर बल दिया है। और वर्ष 2026 में दोनों देशों के बीच खेल संबंधों के 100 साल मनाने का निर्णय लिया गया है। फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड में रहने वाला भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड में सामाजिक और आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान दे रहा है। हमने तय किया है कि स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी उसको सरल बनाने और इलीगल माइग्रेशन से निपटने के लिए एक समझौते पर तेजी से काम किया जाएगा। यूपीआई कनेक्टिविटी, डिजिटल ट्रांजैक्शन और टूरिज्म बढ़ाने पर भी बल दिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पुराने संबंध हैं। हम न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस खोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। फ्रेंड्स, आतंकवाद के खिलाफ हम दोनों एक मत हैं। चाहे 15 मार्च 2019 का क्राइस्ट चर्च आतंकी हमला हो या 26 नवंबर 2008 का मुंबई हमला, आतंकवाद किसी भी रूप में अस्वीकार्य है। आतंकी हमलों के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवादी, अलगाववादी और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ हम मिलकर सहयोग करते रहेंगे। इस संदर्भ में न्यूजीलैंड में कुछ गैर कानूनी तत्वों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर हमने अपनी चिंता साझा की। हमें विश्वास है कि इन सभी गैर कानूनी तत्वों के खिलाफ हमें न्यूजीलैंड सरकार का सहयोग आगे भी मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, फ्री, ओपन, सिक्योर और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक का हम दोनों समर्थन करते हैं। हम विकासवाद की नीति में विश्वास रखते हैं, विस्तारवाद में नहीं। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए हम न्यूजीलैंड का स्वागत करते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद सीडीआरआई से जुड़ने के लिए भी हम न्यूजीलैंड का अभिनंदन करते हैं। फ्रेंड्स, अंत में रग्बी की भाषा में कहूं तो हम दोनों अपने संबंधों के उज्जवल भविष्य के लिए फ्रंट अप के लिए तैयार हैं। वी आर रेडी टू स्टेप अप टुगेदर एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ ब्राइट पार्टनरशिप। और मुझे विश्वास है कि हमारी साझेदारी दोनों देशों के लोगों के लिए एक मैच विनिंग पार्टनरशिप साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Well said. Well said. Thank you, sir. May I now request
the Right Honourable Christopher Luxon, Prime Minister of New Zealand, to give his remarks to the media. Well, namaste and kia ora, everybody. Can I just thank up front Prime Minister Modi for the very warm and generous welcome that we've had, myself and also our delegation. Today we've just concluded a series, I think, of very highly productive meetings, and we also witnessed, as you have seen, a number of government-to-government arrangements that will strengthen the growing ties between India and New Zealand. Prime Minister Modi and I have also issued a joint statement that I think captures the wide range of topics that we have discussed, the arrangements that we have finalised, and the areas of cooperation that we are determined to pursue into the future. I hope that our meeting has left Prime Minister Modi in no doubt about the profound depth of New Zealand's commitment to building a deep, broad-based and enduring relationship with the great nation of India. By broad-based, I mean that New Zealand is committed to doing more with India across a wide range of areas: defence and security, trade and economics, people-to-people ties, education, tourism, sports and culture. Our two-way trade today stands at around 3 billion New Zealand dollars a year, but there is huge potential to grow, and it is in that context that I want to say thank you, and I'm pleased to welcome the efforts of Minister Goyal and Minister Macleay on their agreement announced yesterday between New Zealand and India that we will launch immediately comprehensive free trade agreement negotiations, making sure that we work towards a balanced, ambitious and comprehensive agreement. The negotiations will expand opportunities for both our countries and our peoples, and we look forward to reaching a mutually beneficial agreement. On defence and security, Prime Minister Modi and I discussed the challenging strategic outlook in the Indo-Pacific region, and I reiterated New Zealand's strong commitment to working with India to address shared concerns over our respective interests and contributions to ensure a strong and stable and prosperous region. And that's a theme that I plan to pick up in my speech at the Raisina Dialogue this evening. And again, I feel incredibly privileged for the honour to be able to make that opening keynote address at this major international conference. The Prime Minister and I, as he alluded to, also discussed a number of practical areas where New Zealand and India are deepening our defence and our security cooperation. For example, in maritime security, the Royal New Zealand Navy currently leads the Combined Task Force 150, coordinating multinational efforts to protect trade routes and counter smuggling, piracy and terrorism in the Indian Ocean and the Gulf of Aden. We are working closely with India on this mission, and later this week the RNZ frigate Te Kaha will arrive in Mumbai. I was also pleased to witness the agreement of the new bilateral defence cooperation arrangement with India that reflects our ambition to enhance defence cooperation and adds an important new dimension to our strategic engagement. The Prime Minister and I have also announced that New Zealand will become a member of the Indo-Pacific Oceans Initiative. This initiative promises to drive deeper engagement between India and its regional partners. And the Prime Minister and I also discussed the deep links between our peoples. The depth and importance of these links, I think, are reflected in the delegation of proud Kiwi Indians that I have brought with me on this mission. They represent a community with achievements in every facet of life in New Zealand, from business to law, education, the media and sports. And of course, as the Prime Minister alluded to, sports is a shared passion between our two countries and our peoples. And it was definitely my pleasure just to witness the Sports Memorandum of Cooperation between New Zealand and India. That arrangement allows us to develop new ways to collaborate across high-performance sports, the exchange of programs and skills and technology and innovation, research and people. And in 2026, we will mark 100 years of sporting ties between our two countries.